ओके, सो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT इंटू 1 माइनस टी और देन डिवाइडेड बाई KO, ये होता है। लेकिन आपके इस थ्योरी में टैक्स क्या है? तो अगर जीरो माइनस करोगे तो EBIT डिवाइडेड बाई KO, यही तो बनाया था इसको ट्रांसफर करके फॉर्मूला, याद है? बोलो, देखो लिखा है ना, यही तो फॉर्मूला, इसी को तो ट्रांसफर किया है। समझ में आ रही बात? सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये आपका टैक्स फ्री है। लेकिन ये पता है टैक्स फ्री क्यों? ये तब के फॉर्मूले जब टैक्सेशन सच में दुनिया में बहुत कम जगहों पे यूज होता था, ये बहुत ओल्ड थ्योरीज है। तो वहां पे टैक्सेशन नहीं था, तो उन्होंने प्रोजेक्शन के कुछ देशों में टैक्स है कुछ देशों में नहीं है, तो उन्होंने जब थ्योरी दी तो बोला अगर टैक्स नहीं है तो ये आपका ये है। तो मतलब क्या आज के टाइम में टैक्स नहीं लगता? तो जब बाद में टैक्स लगने लगा तो ये थ्योरी क्या फेल हो गई? नहीं, अकॉर्डिंगली टैक्स का इंपैक्ट दिखा दो, थ्योरी फेल नहीं होती। ठीक है ना? टैक्स इंपैक्ट क्या करो, अकॉर्डिंगली उसमें टैक्स इंपैक्ट भी अप्लाई कर दो, उसके बाद आपका रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा। एक्चुअली मैं बताऊं, तुम्हारे अभी दो मेथड बचे ना, तीन हो गए। ट्रेडिशनल छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, अगर दो मैं बात करूं, एक कौन सा है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, NOI अप्रोच, NOI, एंड देन दूसरा क्या है? MM, है ना? इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। ये जितना होगा ना ये विदाउट टैक्स, ये इसमें अजम्पशन होगा टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे क्या करेगा, टैक्स का इम्प्लीकेशन, यानी इसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन दिखा दो तो ये बन जाएगा क्या? MM अप्रोच। बस इतना ही है। ये कहता है टैक्स नहीं है, ये उसी टाइम की थ्योरी है, सेम ही जगह से सेम ही बंदे ने डेवलप करी थी दोनों थ्योरी। और दोनों थ्योरी NI और NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये दोनों थ्योरीज क्या एक दूसरे की इनवर्स है। अब इनवर्स जानना है तो देखो इतना आसान हो गया समझना। इसने क्या बोला था, जब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा, अकॉर्डिंगली क्या होगा? वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी? अकॉर्डिंगली चेंज होगी, हाँ या ना? ये कहता है ये कितना भी हो जाए ये नहीं होगा, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगा। NOI का सिंपल सा फंडा है। NI क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था, काफी चीजें बताई भी थी, क्वेश्चन भी करके दिया था, एवरीथिंग वाज देयर कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगी। और अब जब NOI पे आते हैं तो क्या कहता है ये? वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी, जस्ट इनवर्स थ्योरी है। ठीक है ना? यहां से आपके इस मॉड्यूल में कवर भी किया गया। ठीक है, बोलो। वेल, आई एम स्टार्टिंग दिस। लास्ट क्लास में नोट्स बनाना दिमाग से स्किप कर गया था। आई वॉज लाइक कि नोट्स मॉड्यूल से होगा, नोट्स बनवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लास्ट में NI अप्रोच के लिए एक पेज की जगह छोड़ दो NI के नोट्स के लिए, NOI के लिए हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी, NI और NOI में अंतर क्या है? सर बहुत बड़ा अंतर तो यही है कि दोनों थ्योरीज एक दूसरे के क्या है? अपोजिट व्यूज में है। ठीक है ना? एक पेज छोड़ देना। NI समझा तो दिया है, सब कुछ कर दिया NI अप्रोच, यार क्वेश्चन तक तुमने सॉल्व कर लिया है, बस तुम्हें वो एक पेज का नोट्स, थ्योरी नोट्स बस बनाना बाकी है कि क्या क्या इम्प्लीकेशन, वही जो आपके मॉड्यूल में लिखा उसी को सम अप करूंगा, तो वो ठीक है, बताऊंगा उसको बाद में। ठीक है, फिलहाल आप नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या NOI अप्रोच, ठीक है? एंड लिसन केयरफुली, इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो कवर हो रहे थे पिछले एग्जाम में, जिसमें से एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, हमाडा कोएफिशिएंट के बारे में था। हमाडा कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, फालतू सा कांसेप्ट, अभी 2 मिनट बाद, वो पिछले लेवरेज के टाइम में तुम्हें बता दिया था उसको, और बताया भी था कि क्या क्वेश्चन आया था, केवल फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, उतना क्वेश्चन था, 2 नंबर का आया था। तो 2 क्वेश्चन कवर होंगे, यानी 5-7 नंबर, 7 से 8 नंबर का वेटेज था इस चैप्टर का। ठीक है, अगर पेपर पैटर्न जो पिछला रहा है उसको सेम कॉपी पेस्ट करते तो इनकी आदत रही लिटिल बिट चेंज होता, बट इतना नहीं होता पूरा पेपर इनवर्स में आ जाए। अब यहां मैं बात कर रहा हूं NOI अप्रोच यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो क्या व्यू रखता है?
टोटली अपोजिट व्यू रखता है किसका? एनआई अप्रोच का। तो एनआई अप्रोच क्या कहता था, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहा है तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट कर रहा था, देखा भी था हमने। यहां कहता है नो, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगी, बस इतना याद रहेगा। चलिए जरा नोट्स बना लेते हैं थोड़ा सा। दिस अप्रोच इज this approach is just the opposite of NI approach, NI approach। ठीक है, this approach is just opposite of NI approach। आगे देखो, this states that, this मतलब ये approach states that capital structure doesn't affect the value of business। Capital structure doesn't affect the value of business। डन है? आता कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बिजनेस, सिंपल है एकदम। पिछले वाले में क्या पढ़ा था, इफेक्ट करता है, तो अपोजिट व्यू तो यही है। आगे लिखना, पैरा चेंज कर लो यहां से। अच्छा एक बात बताओ, किसकी बात हो रही थी, हम किसकी बात कर रहे थे, डेट की, और कौन सा चीपर रखा था, कौन सा चीप होता, डेट। तो लिखना है इसके बारे में, डेट इज अ cheaper source of finance। Debt is a cheaper source of finance as compared to equity। Now can anyone give me the view about that? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है, डेट सस्ता क्यों है, इक्विटी महंगा क्यों पड़ता है? उधार देने वाले ज्यादा थे तो कम रेट पे भी मिल जाता था। वो तो एक ठीक है, लेकिन नॉर्मली बताओ, ज्यादा नहीं है, बराबर है, सब बराबर है, सब ज्यादा है, बताओ। अब बताओ, मार्केट सिनेरियो एकदम न्यूट्रल है, कोई इसमें ज्यादा कम का सिनेरियो नहीं है, फिर भी बेटा सीधा बैठो। इक्विटी में ज्यादा लंबी, लास्ट क्लास में छुट्टी थे ना, इसीलिए ऐसा लगा। बधाई हो, भगवान आपको नहीं, भगवान आपका भला करे। डेट रेट करना इजी, इक्विटी खर्चा भी कम होता है। नहीं यार, बहुत सिंपल सी बात बताओ, हु बियर्स द मोर रिस्क? कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ज्यादा रिस्क कौन बियर करता है? इक्विटी। तो ज्यादा रिस्क बियर करने वाला डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक है भाई। तुम बताओ ना, डेट वाले का क्या ज्यादा रिस्क है भाई? कुछ दिन तुम्हारा रिस्क क्या है डेट ऊपर, वो सारा रिस्क तो कंपनी के सर पे है, तुम्हारे ऊपर कौन सा रिस्क है? तुमने उधार दिया कंपनी को, इंटरेस्ट छोड़ दोगे? लोगे इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। रिस्क ज्यादा ले रहे हो? नहीं, कंपनी रिस्क ले रही, तुम कम रिस्क ले रहे हो, हाँ या ना? तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कंपैरेटिवली लो होगी इन कंपैरिजन टू इक्विटी वाले। इक्विटी वाले जो पैसे दे रहे हैं कंपनी को, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेंगे। इनफैक्ट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको कुछ चाहिए भी नहीं। यही तो होता है। तो हु इज बेयरिंग मोर रिस्क, इक्विटी और डेट? इक्विटी। तो देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी विल बी हायर और लोअर? हायर। गुड। क्या लिखा अभी आपने? डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी एज कंपेयर टू इक्विटी। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, आगे उसी में लिखो, when more debt is introduced, in capital structure, when more debt is introduced in capital structure, comma, overall cost of capital moves downward। When more debt is introduced in capital structure, the overall cost of capital moves डाउनवर्ड। और ये प्रूफ किया था पिछले वाले में भी, ऐसा था सर, डेट ज्यादा जाएगा तो डाउनवर्ड गया था, याद है? पिछले वाले में भी सेम ग्राफ था, याद करो, बताया भी था। 2-4 पेज पीछे जाओगे बुक में तो तुम्हारी ही बुक में मिल जाएगा। ये रहा, देखो
ये ज्यादा डेट अगर इनकॉर्पोरेट करोगे तो ये क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ, ये क्या होगा, डाउनवर्ड होता जाएगा। ठीक है ना, ये तो बताया था तुम्हें। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। but at the same time but at the same time cost at the same time expectation of equity shareholders expectations of equity shareholders rises rises बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, expectations of equity shareholders rises as they assumes greater risk। बेटा लिखो, एक भी स्टेटमेंट छूट गया ना तो थ्योरम खत्म है, यहीं पे थ्योरी तुम्हारी वहीं खत्म। हो सकता है तुमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में कराओ तो हो भी जाए, लेकिन कंसेप्चुअल पॉइंट मिस हो जाएगा। ठीक है, सुनो अभी जो आपने क्या लिखा कि जब आप ज्यादा डेट इनकॉर्पोरेट करोगे तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर प्रॉफिट तो आप डिबेंचर के इंटरेस्ट में दे देते हो, तुम्हारे हमारे लिए हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। और जब हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, वी आर विद यू इन अ लिटिल अमाउंट, अगर हम कम अमाउंट में है तो इसका मतलब क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तुमसे। सर ऐसा कैसे, पिछले क्लास में प्रूव करके दिया था। जिस चीज की डिमांड कम हो, सप्लाई कम होती है, उसका डिमांड अकॉर्डिंगली अगर बैलेंस भी रहे तो भी रेट क्या होता है, सप्लाई लिमिटेड है तो रेट क्या होगा, हाई होगा। एक्सपेक्टेड रेट जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई का भी रूल देख सकते हो यहां पे। बोलो भाई, पक्का यहां तक क्लियर है। और दूसरी बात है, जितना ज्यादा डेट इनकॉर्पोरेट करोगे, जितना डेट इंजेक्ट करोगे आप अपने फॉर्म में, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। किसका, इक्विटी का। तो जब उनका रिस्क बढ़ेगा तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। बिकॉज दे बी लास्ट में क्या लिखा है, रिस्क लिख लिया, ग्रेटर रिस्क। ओके आगे फर्स्ट टॉपिक आगे लिखो। विद द इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस with the increase in expectations with the increase in expectations of equity shareholders overall cost of capital moves upward। अब देखो दोनों बातें बैलेंस हो गई, दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट में लिखी है तुमने। डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा, लेकिन इक्विटी की एक्सपेक्टेशन होगी तो एक्सपेक्टेशन होते ही कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा। तो घूम फिर कर जहां से वहीं आ जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। और कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात भाई। तुम्हारे डेट की वजह से कॉस्ट क्या होगा, ओवरऑल डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन जैसे तुम डेट इंजेक्ट करना शुरू करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज कर जाएगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जैसे था वैसे ही हो जाएगा। तो बोला ना कि वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, यही तो बताया था अभी तक। ठीक है, आगे आगे लिखो, पैरा चेंज करना है यहां से। These two effects taken together, these two TWO2 effects taken together makes overall cost of capital same as before। Same as before। This theory is based on assumption that there are no taxes. There are no taxes along with following assumptions as well. Along with following assumptions,
मैं बोल तो रहा हूँ, लिखने पे ध्यान दो। तुम सब बातें करने पे ध्यान दे रहे हो, लिखने पे ध्यान दो। बीच बीच में जो एक दूसरे को अपने व्यूज दे रहे हो ना, वो व्यूज छोड़ो। जैसे लिख के फ्री हो रहे ना, तुरंत पहले एक बात बोलना शुरू, अरे छोड़ो ना, उसी पे फोकस रखो, क्योंकि लिख के तुम फ्री नहीं हो रहे, तुम्हें अगली लाइन के लिए तैयार होना है। बदमाश, एक दूसरे को ही परेशान करते दोनों। सर लास्ट में क्या लिखा था? नहीं, उसके पहले कौन सा? देयर आर नो टैक्सेस, वो अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, क्योंकि वो भी तो एक अजम्पशन है ना। तो अदर अजम्पशंस तो नीचे लिखेंगे, और वो कहां से लिखेंगे? इधर इधर, ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अजम्पशंस ही तो दिख रहा है। बोलो, पहला अजम्पशन, the investors see the firm as a whole and thus capitalize the total earning of the firm to find out the value of firm as a whole. total earning को बेस लेकर चलेंगे, ठीक है? मतलब जो अभी तक लिखा है वही बताता हूँ। हाँ जी, हाँ ये लिखना है आपको। और कब लिखोगे? इसके बाद तो नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे ना। फिर पहला ये assumptions लिखने नीचे, कुछ चीजें शॉर्टकट में लगा देता हूं मैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी केओ ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट। आप इतना ही लिखो, इसके आगे डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क व्हिच इज आल्सो अज्यूम्ड टू बी अनचेंज। अगर केओ कांस्टेंट है तो बिजनेस रिस्क का, ठीक है? मैं बता रहा हूं दोस्त, ये पहला पॉइंट वही है जो आपने थ्योरी में लिखी है, वो पूरा वही है, समझो। नहीं लिखा है ओवरऑल, मतलब कहीं से डिक्रीज होगा तो दूसरे साइड से इंक्रीज होगा, तो हम तो ओवरऑल बेस पे चलेंगे, हम इंडिविजुअल पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना? यानी यहाँ पे इन्वेस्टर के व्यूज की बात करिए, इन्वेस्टर का व्यू जो आपने थ्योरी में लिखा वही रहेगा, ठीक है? कांस्टेंट है। अच्छा, ये केओ इज द कांस्टेंट। अच्छा, केओ कांस्टेंट है तो बिजनेस रिस्क भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? ये दूसरा अजम्पशन हो गया, केओ और बिजनेस रिस्क दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट, चेंज नहीं होना, बोला ना? सर तीसरा जंक्शन, केडी कांस्टेंट। सर केई को कांस्टेंट बोला है, अगर केई कांस्टेंट हो जाता ना तो क्या हो जाता? नहीं, अगर केई कांस्टेंट हो जाता तो एनआई अप्रोच पे नहीं चले जाते हम। अगर केई कांस्टेंट हो जाता तो हमारा क्या नाम है, एनआई अप्रोच वही तो कहता है केई कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बदलनी नहीं चाहिए। लिखा था अजम्पशन में, पिछले वाले मॉड्यूल में लिखा था, तुम्हारे बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर की अजम्पशन जो होगी, इन्वेस्टर्स की अजम्पशन जो होगी, परसेप्शन टुवर्ड्स द रिस्क सेम रहना है। लिखा था ना वो दूसरा अजम्पशन था शायद, कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो अजम्पशन है, जो परसेप्शन टुवर्ड रिस्क, अब रिस्क तुम ज्यादा उठा रहे हो तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। अभी तुमने इस थ्योरम में क्या पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं, तो जितना कम होंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर रिस्क बढ़ेगा, और जब रिस्क बढ़ेगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए उनका केई राइज होगा। और उस वाले थ्योरी में एनआई में क्या करा था हमने मान लिया था इसी को कांस्टेंट रखो, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर यहां भी वो कांस्टेंट हो जाता, दोनों में अंतर रहता नहीं सर, फिर केओ अपने आप चेंज होने लगता। अगर केई और केडी दोनों कांस्टेंट हो गए ना, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल वो क्या होगा? वो डाउनवर्ड में जाएगा, जो कि एनआई अप्रोच का कंसेप्ट था। वहां पे तो यही पढ़ा था ना, केडी और केई दोनों कांस्टेंट रहे, याद कर लो। नहीं याद आया सर, हम तो भुलक्कड़ हैं, तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। केडी और केई दोनों क्या है? और ये जो परसेप्शन की बात पड़ी, यानी तुम्हारे सोच के लिए भी है, वो भी बोला तुम उस पर भी कांस्टेंट रहो। यहां क्या बोल रहा है? क्या बोला अभी अभी? केडी कांस्टेंट है, केई कांस्टेंट होगा क्या? केई कांस्टेंट हो गया तो तुम्हारा ये जो सेकंड पैरा जो तुम लिख रहे थे कि पहले तो डेट इंजेक्ट करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो केई अपवर्ड जाएगा। केई अपवर्ड जाने पाएगा अगर कांस्टेंट होगा तो? नहीं ना। चलिए, तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है भाई? The use of more and more debt in capital structure increases the, यही तो थ्योरी है यार, ये थ्योरी है किस बात की? यही तो है कि जितना ज्यादा डेट लाओगे किसका रिस्क बढ़ेगा?
शेयर होल्डर का, और 10 रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो आपने अभी लिखा भी था नोट्स में कि डेट बढ़ाओगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, लेकिन जो इक्विटी का रिस्क है उनको लगेगा उनका रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क जब ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा उनका, हायर चाहिए होगा। वही है, हाईलाइटेड वाला लिखना, बाकी और स्किप कर सकते हो, सेम ही है। क्योंकि आगे जो लाइन लिख रहे थे ना ये तुमने नोट्स में ऑलरेडी लिख दिया। लास्ट वाला भी तुमने लिख रखा है, तो उसको भी लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है, ऑलरेडी लिखा है ना, हाईलाइट करवाया अभी, अंडरलाइन या हाईलाइट किया होगा। तो पहला तो वही था। सर अब बताओ मुझे, कितने लोगों को समझ नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया जल्दी बताओ, जो अभी तक लिखा है तुमने पूरे नोट्स में, देखो जो समझ नहीं आया जल्दी पूछ लो। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, ये ना, देखो क्या है ना, जब इन्वेस्टर उसको, कोई भी इन्वेस्टर फर्म को देखेगा तो ओवरऑल डेट इक्विटी को पूरे को बेस लेकर देखेगा, किसी एक साइड व्यू को नहीं लेकर चलेगा, यही बोला है, ठीक है ना। Investors see the firm as a whole, thus capitalize the total earning of the firm, ठीक है ना, टोटल अर्निंग को बेस लेकर चलेगा, मतलब एज अ होल लेकर चलेगा। आप उसको बाइफरकेट नहीं करोगे कि ये डेट फाइनेंस है, ये इतना इक्विटी फाइनेंस है, ये नहीं, हम टोटल की बात करेंगे। यानी यहाँ पे बेसिकली केओ को ही बेस लेकर चलना है, सिंपल समझो, ठीक है ना। तो इसका कोई खास इंप्लीकेशन तुम्हें नहीं, वो पूरे थ्योरी में ही वही इंप्लीकेशन ही है, यही ये थ्योरी ही यही है, कहने का मतलब जो तुमने लिखा है नोट्स में ना, वो पूरा यही इसी को डिनोट करता है। जो तुमने नोट्स बना लिए पूरे पूरे, वो पूरा नोट्स इसी को डिनोट करता है। सेकेंड वाले में तुम्हें बोला कि वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि एक साइड से गिरेगा दूसरे साइड से अप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। केडी कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट नहीं रखोगे तो फिर वो थ्योरी फेल हो जाएगी। सर ऐसा क्यों करना है, मार्केट में जरूरी थोड़े नहीं हो, मैं भी तो कहता हूं नहीं होगा, बट एक बात बताओ, कोई भी थ्योरी विदाउट अजम्पशन पॉसिबल है? सर नहीं पॉसिबल है, कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो होते हैं। अब आपकी कोई भी थ्योरी जो आप फाइनेंस में पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, वो कोई भी थ्योरी परफेक्टली मैच नहीं होती इन एवरी सिनेरियो। एक जनरल सिनेरियो पे बनाया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, हाँ चेंज होगा तो इसी से कंपेयर कर दो क्या चेंज हो रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन हम ये थ्योरीज बनाते हैं, ना कि ऐसा बनाते हैं कि इट इज अ परफेक्ट साइंस एंड इट विल बी एज इट इज हर सिचुएशन में रहेगा, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट साइंस लाइक जो साइंस पढ़ते फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब क्या है, परफेक्ट साइंस है। हम जो पढ़ते हैं ये आपका कौन सा, ये इट इज काइंड ऑफ मतलब कह लो सोशल साइंस या नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ साइंस कह सकते हो, पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ऐसा अप्रोच पढ़ते हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब जिसको सोसाइटी, यानी सोसाइटी इन द सेंस इकोनॉमी भी सोसाइटी में कवर हो गया, उसको डेवलप करने के लिए बनाया। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ assumption, we assume consumers are rational, but sometimes everyone behaves like irrational, एवरीवन। वो पढ़े लिखे की बात नहीं है बेटा। कहोगे सर आप भी करते, बिल्कुल करता हूँ भाई, देखो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, देख रही होल्डर, इतना सारा सिलेबस पढ़ा, तो इतना सब कुछ थ्योरी पढ़ा, तो मुझे सब कुछ याद है। लेकिन एक बात बताओ, वो सारी थ्योरी वहां फेल हो जाती है जब एक चीज जो सस्ती है दुकान पे महंगी बिक रही है और बच्चा रो रहा है उसके लिए, बोलो तो पढ़ाई काम आएगी? पढ़ाई तो कह रही है, रैशनैलिटी क्या कहता है कि महंगा बेच रहा है मत खरीद। रैशनैलिटी क्या कहती है, महंगा बेच रहा है मत खरीद। पढ़ा लिखा हूं, पता तो है, लेकिन एक बात बताओ, क्या एट दैट टाइम मैं हुआ या तुम्हारे गार्जियन रैशनली बिहेव करते हैं? बोलो हो। तो एग्जैक्टली नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग। वो तुम अब कह लो अलग बात है, मतलब इतने बड़े ऐसे हो गए बिना नखरे उठाए। माँ बाप ने जितने नखरे झेले ना बेटा, वो दुनिया में कोई दूसरा झेल भी नहीं सकता, और अभी भी झेल ही रहे हैं माँ बाप तो, है ना। नखरे नखरे तुम्हें नहीं, वो तो तुम डिपेंड करता है। सो इट इज ऑल अबाउट दैट कि सारी थ्योरी फेल हो जाती है, बट क्या करे यार, अजम्पशन तो लेना है ना, थ्योरी पढ़ना ही छोड़ देंगे, नहीं नहीं ये तो इसमें एक्सेप्शन आ गया, फेल हो गया, थ्योरी फेल हो गई, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो
अच्छा, इसके बाद ये ग्राफ जरूर बना लो। ये ग्राफ वही है जो पिछले वाले से कंपेयर कर रहा, नोट्स में बनवाऊंगा, उसमें भी बनवाऊंगा, टेंशन मत लो यार। उसमें बस वो लास्ट क्लास में बच्चे कम थे, थोड़ा सा गुस्से में भी था कुछ बातों को लेके, क्योंकि तुम लोग छुट्टियां बिना बताए बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रहे हो। तो आई वाज लाइक कि टू द पॉइंट टॉपिक पे आया, सीधा कंप्लीट किया, चला गया, क्वेश्चन तुमसे करवाया, और उसी बीच में मैं भूल गया कि नोट्स लिखवाना है। ठीक है, हाँ, वो रीजन, एक रीजन वो भी था, प्लस उसके साथ साथ इरिटेशन इस बात की थी कि कुछ नमूने जो ऐसे लोग हैं जो बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, है ना। है कुछ, मैंने पर्सनली नहीं किया, मैंने वैसे नॉर्मली बोला, जनरली, है ना। कुछ तो पता नहीं किसकी शादी में गए थे, हाँ, कुछ कहीं गए थे, ग्राफ बन गया होगा ये। सर जो लिखा है वही ये ग्राफ है, देखो ध्यान से, ये केडी है, ये के ही है, और के ओ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हो गया, ओके बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड विद द सिनेरियो गिवन हियर। ये सिनेरियो को समझते हैं, क्योंकि देखो पिछले थ्योरी में भी यही सीन था। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सेम, जस्ट गो फॉर दैट। सिनेरियो ए, जहां पे डेट क्या था, जीरो था, यानी इक्विटी फाइनेंस एंटिटी थी, और दूसरे केस में क्या किया, इक्विटी कम कर दिया और डेट को बढ़ा दिया, यानी डेट इंजेक्ट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, सुनो और समझो, ठीक है ना, बोलो नहीं, बोलो नहीं बोला, सुनो और समझो। डाउट जब आएगा लास्ट में मेरे से पूछ लेना, जब मैं पूरा ये क्वेश्चन एनालाइज करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, ये ऊपर से एग्जांपल लिया। दोनों थ्योरीज, दोनों सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। इक्विटी दिख रहा है 2 लाख और 1 लाख का इक्विटी को हमने, देखो हमें टोटल फंड रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रखना है, हमें कहता 2 लाख रखना है। अब 2 लाख चाहे इक्विटी फाइनेंस करो, चाहे डेट और इक्विटी रखो। देखो यार, फाइनेंस करने के एक ऑप्शन तो क्या होगा, डेट हो गया, एक हो गया इक्विटी हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर में, और एक होता है डेट प्लस इक्विटी। इनमें से कौन सा पॉसिबल है, तीनों, केवल डेट पॉसिबल है, केवल डेट पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला क्या है, इक्विटी वाला है, दूसरा वाला क्या है, डेट और इक्विटी वाला है, ठीक है ना, यही है। केवल डेट से आप फाइनेंस नहीं कर सकते। अरे यार एक बात बताओ, तुम बिजनेस करो केवल उधार लेके, केवल लोन लेके हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोन ऐसा देगा ही नहीं। और दूसरी बात, कंपनी के फॉर्म में जाओ ना, क्या इक्विटी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आइए सर, तो कॉस्ट ऑफ डेट कहता है दोनों में 8% है। सर 8% क्यों बोल रहे हैं, कांस्टेंट होना चाहिए था, याद आया, यहाँ तो डेट जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो है, लेकिन 8% था मार्केट में, यहाँ भी वही है। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग इनकम ये खुद दे रहा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, 10% है। बात करूंगा, ये केओ है एक्चुअली, ठीक है, बात करूंगा अभी। टोटल मार्केट वैल्यू कितना है बेटा, अब ये सब मैं नहीं ला रहा, ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डेट ये तुम निकाल सकते हो, 8% निकालना, जीरो का कितना आएगा, और 1 लाख का 8,000, मुझे नहीं लगता दिक्कत हो। डेट कैपिटलाइजेशन रेट, अब वो कैपिटलाइजेशन रेट यानी इसी 8% को तुम परसेंटेज की जगह डेसिमल में, फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा, 0.08 आएगा।
बोलो। अच्छा, इस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना होगा? फर्स्ट वाले सिनेरियो में सर डेट है ही नहीं तो मार्केट वैल्यू कैसा, क्या होगा फिर? अच्छा, यहाँ कितना होगा? 8% है तो क्या हुआ? अमाउंट तो यही रहेगा ना, 1 लाख ही तो रहेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी सर? इसमें कितना है टोटल मार्केट वैल्यू? कैपिटलाइज करो ना इसको, ये इसी से तो आया। क्या बताया मैंने? अगर टैक्स नहीं है तो वैल्यू क्या होती? EBIT डिवाइडेड बाई KO। और मैंने क्या बोला? ये क्या है? KO। और ये क्या है? EBIT। वैल्यू ऑफ फर्म का यही तो फॉर्मूला बोला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ज्यादा देर नहीं हुआ अभी। सर टैक्स 0 है, अगर होता टैक्स तो क्या करता? 1 माइनस T, ऐसे कर दो, हो गया सब। समझ आ नहीं आया? अरे बोलो यार। तो यहाँ अगर 0 है ये, तो ये 0 का 1 से माइनस, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक तो बनता नहीं है। तो EBIT डिवाइडेड बाई KO, पहले में EBIT क्या आया? 50,000 डिवाइडेड बाई 10% कितना आया? 5 लाख। कितना आ गया? 5 लाख। अच्छा, दूसरे में भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है ना। ऑपरेटिंग इनकम EBIT तो सेम रहेगा ना यार। टैक्स देखो, इंटरेस्ट से क्या होता है, देखो अगर तुम EBT की बात करोगे, किसकी बात करोगे बेटा? EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, वो क्या करेगा? वो चेंज हो जाएगा दोनों में, क्योंकि दूसरे वाले सिनेरियो में क्या आ जाएगा माइनस होके? इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। पहले वाले में इंटरेस्ट 0 है, लेकिन वो कौन चेंज होगा? EBT। EBIT दोनों में क्या होगा? और EBIT को ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करो, उसको बेस ले रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? 5 लाख और 5 लाख टोटल वैल्यू है। अच्छा, टोटल वैल्यू में डेट कितने का था? 1 लाख का, यहाँ था, यहाँ 0 था, तो बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया? और सिंपल है यहाँ तक। बोलो, अब किस बच्चे को दिक्कत है ये बताओ। कहाँ चेंज हुआ बताओ? कहाँ चेंज हुआ? क्यों चेंज नहीं हुआ सर? EBIT दोनों में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बोलो, ये तो ऑपरेटिंग इनकम है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? और थ्योरी क्या थी ये? NOI अप्रोच क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में तुम कुछ भी कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स कांस्टेंट। वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू। तो भाई मेरे ये रहा तुम्हारे पास 5 लाख आया, 5 लाख यहाँ आया। डेट बढ़ाते जाओ तुम पूरा, और डेट बढ़ा लो, वो आएगा तो टोटल में 5 लाख ही। इक्विटी की वैल्यू देखो क्या होगा? इक्विटी की वैल्यू अकॉर्डिंगली इतनी थी, अभी क्या हो गई? ये 4 लाख। ये क्यों हुआ? क्योंकि डेट आ गया एक। तो डेट आने से क्या होगा? तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल पे, ठीक है ना। और अगर ओवरऑल चेंज होने लगता तो फिर गड़बड़ हो जाता। सर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है सर? EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को WACC को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको बताया, देखो यहां लिखा है। और अगर आप ऑल्टरनेटिव जाना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? कौन सा प्रॉफिट लोगे? वैसे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना चाहिए, तो बोला ना। अगर 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 हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो EBIT इज सुटेबल? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सुटेबल नहीं है। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो EBIT इज नॉट द सुटेबल वन। EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा? EBT। और EBT माइनस टैक्स क्या आएगा? EAT। वही है डिविजिबल प्रॉफिट। अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना चाहिए, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में टैक्स क्या होता है इस थ्योरम में? तो हम क्या लिख लेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स भी ले लो चलेगा, या थोड़ा सा, जब टैक्स वर्ड लाना ही क्यों जब टैक्स है ही नहीं, तो क्या बोलूं? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बोल दो चलेगा? बोलो भाई, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट भी तो अच्छा वर्ड है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, इसने यही लिखा है, ये कुछ अलग चमत्कार नहीं करके आया। अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बोलो, दोनों सेम है। क्यों? टैक्स 0 है। और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? डिवाइडेड बाई क्या करोगे? के ही करोगे, के ही करोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अच्छा सर, वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, बताओ मुझे। वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, मैंने तुम्हें पिछले क्लास में भी समझाया था। वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, क्या निकालोगे सर? सर वैल्यू ऑफ डेट क्या है? इंटरेस्ट।
डिवाइडेड बाई KD हो गया। अब इसको निकाल के अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। बोलो अरे भाई वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। इसका फॉर्मूला मैं बनाऊं अगर एनओआई अप्रोच में तो क्या बनेगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। और इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या आएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD, क्योंकि टैक्स जीरो है तो घूम फिर कर यही आएगा। अच्छा इन दोनों को अगर देख लिया जाए आफ्टर इंटरेस्ट और प्लस, मतलब ठीक है घूम फिर कर अगर मैं इसको निकालने के बाद अगर ओवरऑल फॉर्मूला चाहते हो, ओवरऑल फॉर्मूला क्या कहता है सर, EBIT उठाओ ना यार, EBIT डिवाइडेड बाय क्या कर दो KO, एक ही बात। ये आप इंडिविजुअल निकाल के जोड़ लो या डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करो, व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन विल बी देयर वैसे चल लेंगे। ठीक है जवाब दो मुझे। नहीं समझा, एक बार बोलो फिर से। हाँ वही करेंगे ना, वही कर लेंगे। कौन से वाले में, टोटल मार्केट वैल्यू? हाँ तो माइनस कर दो ना मेरे भाई, 1 लाख डेट माइनस कर, टोटल में से डेट का माइनस कर दो। एक बात बताइए, तुम बस यहाँ फोकस करो, देखो कुछ मत करो, यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो और यहाँ फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी चीजें इग्नोर कर दो। अब दिख रहा है, अब देखो हाइलाइटेड वाले को केवल फोकस करो। टोटल वैल्यू क्या है 5 लाख, 5 लाख वो क्या है, डेट वाला हटा दो क्योंकि टोटल में डेट भी इंक्लूडेड होगा तो इक्विटी का बच जाएगा। फर्स्ट वाले केस में डेट जीरो था तो पूरा इक्विटी, पूरा इक्विटी। और अगर सेकेंड वाले में जाओगे तो क्या होगा, डेट था 1 लाख का, हटा दोगे क्या आएगा, बैलेंस। ठीक है डन सर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब, कुछ के सारे ही करेंगे सारे ही करेंगे, कुछ क्यों करेंगे। आइए इधर देखिए, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन दिस। जरा ये किल्वेस को सीधा बैठो, किल्वेस क्या हो गया, रात में शादी में था क्या, खाना ज्यादा खा लिया? हाँ शादी में केवल खाते ही नहीं, लग रहा दूसरा वाला काम ज्यादा कर लिया। आइए इधर आइए, ब्लिस लिमिटेड हैज एन EBIT कितने का, बिलोंग्स टू, देखो इसके क्वेश्चंस आपको टिपिकल नहीं मिलने वाले, कंसेप्ट में फोकस कर लो। आप देखो ना इतने सारे कंसेप्ट फोकस कराए ना, अभी देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। EBIT 4 लाख है, बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास ऑफ, और वो रिस्क क्लास क्या है, दैट इज व्हाट, KO। अरे यार पूरा रिस्क इसके ऊपर कितना है, रिस्क मतलब कॉस्ट, जितना तुम रिस्क बियर करोगे मतलब इतना तुम्हारे सर पे मतलब प्रॉब्लम है, तो ये 10% क्या है KO। अच्छा अगर नहीं पता तो देखो लिखा भी है, KO दे दिया कितना, what is the value of equity capital if it employs होगा बे, employs मतलब लगाता है क्या, 5% डिबेंचर, मुझे लगता है कुछ तो इसके वर्डिंग्स में गड़बड़, 5% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 40, हाँ ये ना डेट मतलब ये डेट, और ये 5%, ये देखो दो जगह पर ये परसेंट मतलब परसेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब क्वेश्चन इज आई कैन थिंक कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 5% डिबेंचर से फाइनेंस करने को बोल रहा है, और 3 केस बनाने को बोला, 30%, 40% और 50%। थोड़ा ना इंक खत्म हो रहा था इसलिए शब्दों में इन्होंने शॉर्टकट लगा दिया, पता नहीं। और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, 20 लाख, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 20 लाख। अप्रोच बोल रहा है क्या, बहुत अच्छे चले, 3 सिनेरियो, इतने सिनेरियो 3, पहला क्या है 30% डेट, 40% डेट और 50% डेट, बहुत सिंपल है यार, देखो ध्यान से। अब बताओ अपने पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, टोटल EBIT हमारे पास चारों केस में कितना लेना है बेटा, 4 लाख, मतलब ज्यादा नहीं लेना, 4 लाख का EBIT है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं
4 लाख लिख दो, बेटा रिलैक्स होके बैठो और इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना। कोई भी चीज में इधर उधर इन्वॉल्व मत हो। जितने भी लोग देख रहे हो, आज तो कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, डेली से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ा ध्यान दे। और सामने बैठे हो, कहीं ऐसा नहीं दूर बैठे हो। मतलब अगर आकाश को बोलो तो वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ये इधर 5 बच्चे क्लियरली विजिबल है, वो थोड़ा बहुत हिडन है, वो लड़की नहीं दिख रही। बाकी कुछ भी करोगे तो दिखाई दोगे, सामने से दिखाई दोगे, ठीक है। हाँ तो मतलब बता रहा हूँ कि अब सामने बैठ के अगर डिस्ट्रैक्ट, आज तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों, आज का समझ में आने का क्या कनेक्शन है? क्यों नहीं आ रहा? हाँ बोल। तो मैंने शुरू क्या बोल के करा था? अच्छा, ये तुम लोग को नहीं सर, ये एक जेन्युइन बात बोलो, तुम लोग को बीमारी है, पता है क्या? हमने 2 क्लास छोड़ दी, हमें समझ नहीं आएगा यार। अरे तो ध्यान से सुन, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो देख लेंगे। लेकिन तब से देख रहा हूँ लड़का, पता नहीं भांग वांग पी गया है क्या? ओ, भांग पी गया, गांजा फूक गया है, दोनों मिला के। भाई देखो ध्यान से, तुम्हें आया दोस्त हरीश, हरीश नाम है ना तेरा? हर्ष, सॉरी यार, हरीश तो ये रहा। ओके, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, वो तो पिछले क्लास में भी बताया था, वो ऐसे ही रहेगा, और वैल्यू ऑफ डेट नहीं चेंज होगा, टेंशन मत लो। अच्छा देखो यहाँ पे, ये रहा तुम्हारे को, इसमें से क्या करना, पहले वाले में 30% डेट है, तो ईबीआईटी से क्या हटाओगे सर? इंटरेस्ट कितना आएगा? अच्छा डेट है, एक काम करो यहाँ पे लिख दूं मैं, लिख दो, रुक जाओ। टोटल कैपिटल कितना था? 20 लाख ना। वैल्यू ऑफ डेट पहले लिखता हूँ, मतलब अमाउंट ऑफ डेट लिखता हूँ, बताओगे डेट कितना आएगा? डेट कितना आएगा? 20 लाख का 30%, 6 लाख 8 लाख। गुड, ये क्या है हमारा? डेट। इक्विटी बताओगे? 14, यहाँ पे 12। अब यार इतना मुश्किल तो नहीं, 20 लाख में से ये माइनस करना। बेटा टोटल कितना था? तो 20 लाख में से अब अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, डेट बता दिया, इक्विटी तुम निकालो, सिंपल है यहां तक। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा? यानी केडी अगर मैं बोलूं कितना है? 8%, पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ 5%, 5%, 5%। कैन यू फाइंड आउट इंटरेस्ट? सही है, 50,000 ऑब्वियसली, ठीक है सर। बोलो आगे बढ़े, डायरेक्ट निकाल लूं इंटरेस्ट के बाद। अब देखो ध्यान से, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000 माइनस कर दे 4 लाख में से, कितना आया? यहाँ 370,000, दूसरे में 360, और यहाँ 350। सर कॉस्ट ऑफ डेट बताओगे? कॉस्ट ऑफ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, सब में 10%, 10%, 10%। क्लियर है कि नहीं बताओ? इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक क्वेश्चन उठाए, थोड़ी बहुत चीजें अपने दिमाग से कराई है, वो भी अपने नहीं, तुम्हारे दिमाग से कराई है। अगर तुम्हें क्वेश्चन बोलता है टोटल फंड रखना है 20 लाख रुपए, कहता है 30% डेट रख दो, तो 70% क्या होगा? इक्विटी। कहता है 40% डेट रख दो, 60% इक्विटी। कहता है 50% डेट रख दो, 50% इक्विटी। तो ये डेट और इक्विटी बाइफरकेट हो गया। अभी देखो तुम्हें क्वेश्चन कांसेप्ट नहीं समझ आया, अभी क्वेश्चन फिर भी आ जाएगा, चिंता मत करो। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पे 5%, 5%, 5% क्वेश्चन दे दिया था, इंटरेस्ट निकालना था। ये डेट रहा है यहाँ पे, और ये रहा है
कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरेस्ट आ जाएगा चारों केस में, तीनों केस में, नॉट चारों, तीन केस में, ठीक है। और जब इंटरेस्ट आ गया तो भाई ये तुम्हारा ईबीआईटी है, ये क्या है ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, जिसको हम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है यहां तक। फिर हमने लिखा केओ, केओ कहां से आया, क्वेश्चन में दिया था 10%, पढ़ लो पहली लाइन में है। और जब केओ दे दिया, एनओआई दे दिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना सर, कितना आएगा, बोलो बोलो, नेक्स्ट, ये सही आ रहा है, ईबीआईटी दिया था ना, तो ऑपरेटिंग इनकम दिया था, एक मिनट रुक जाओ, सही निकाला है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, तो डाउट तो थोड़ा बहुत था भी, ओ गलती कर रहा हूँ ना, गलत चीज यूज कर रहा हूँ ना। ईबीआईटी वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला 3,70,000 कैसे आएगा, तुम बताओ, गलती नहीं कर रहे हम लोग। फॉर्मूला क्या था ये वैल्यू ऑफ फर्म का, ईबीआईटी अपॉन अपॉन क्यों, तो गलत नहीं यूज कर रहे, 3,70,000 से गलती से डिवाइड कर रहे हैं। चलो ये बताओ 4 लाख को डिवाइड करोगे ना, फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ फर्म का यार, याद ही करो, देखो ईबीआईटी, वो जल्दीबाजी में थोड़ा गलत वैल्यू पिक कर लिया, तभी देखो गलत क्यों आ रहा है, ये होगा ना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू। ईबीआईटी क्या है सर, सब पे सेम है 4 लाख, तो ये वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा, यही थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर गया था, अभी सही है। सर माइनस करना है क्या, यहां से वैल्यू ऑफ डेट क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर आपको मैंने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ फर्म आपने निकाल लिया, वैल्यू ऑफ डेट अगर निकाल के माइनस कर दो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सर वैल्यू ऑफ डेट क्या होगा, अब यहाँ कुछ तो बदलने वाला नहीं सर, टैक्स वैक्स तो है नहीं कुछ, तो जितना ये डेट का अमाउंट था वही वैल्यू ऑफ डेट रह जाएगा, कितना है सर 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख। तो सर वैल्यू ऑफ इक्विटी शायद आपका निकल आया 34 lakhs, 32 lakhs, and then after 30 lakhs। अब आप अगर ध्यान से देखो, क्या कांस्टेंट रहने का बोला था इसने, सर ये कांस्टेंट रहने को बोला था, आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये भी कांस्टेंट था, आया ना, और ऑब्वियसली जब फर्म एक ही बेस पे काम करे तो ईबीआईटी कांस्टेंट था, ठीक है ना, इंटरेस्ट भी कांस्टेंट था, अप्रोच सारे यूज हो रहे, जो भी अजम्पशन थे सारे अजम्पशन यूज हो गए, देख रहे हो, सो दैट वाज द केस हियर, ठीक है ना। हाँ सर लिखना साफ सुथरे ढंग से, ये साफ सुथरे ढंग से लिखा है, थोड़ा कंजूसी कर लेना, ये जो फालतू चीजें लिख रखा बीच बीच में वो इग्नोर कर देना, अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना तुम्हें, ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है ना, मतलब जरूरी थोड़ी ना है। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको बोल दो, सीधा काट दो, क्या नेट ऑपरेटिंग इनकम, बस बात कर दो। और केई निकालने कह रहा, केई भी निकाल लो, तो मेरे भाई केई निकालना क्या तुम्हारे लिए मुश्किल काम है, केई निकालना मुश्किल काम है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट केई, अरे इस वाले फॉर्मूले को बदल दो, आराम से आएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के, अगर इसको हम फॉर्म चेंज कर दे तो के इज इक्वल टू क्या है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, वही नेट ऑपरेटिंग इनकम को बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय वीई। अब इनटू 100 कर देना, रेट चाहिए तो भाई साहब देखो कैसे आएगा के, देखिए ध्यान से, दिस वन ये ना, और यूज क्या क्या करना है, एक ये यूज कर लो, और देखो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इनटू 100,
ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, कितना आ रहा बेटा वैसे? 10 पॉइंट, दूसरे का? ये तो लग रहा है तुम देख के बता दो। करा कैलकुलेटर नहीं है? गुड, बताओ तीसरा भी बताओ जल्दी से। 10 से नहीं, 11 से ज्यादा आएगा, 11 इससे ज्यादा आएगा। अब मेरे को कैसे पता ज्यादा आएगा? बिना कैलकुलेशन बता दो ज्यादा आएगा। नहीं बताओ, मेरे को कैसे पता चला कि ये 11.25 यानी 11.25 दिया था तो उससे ज्यादा आएगा? कैसे पता था मेरे को? मैंने कैलकुलेशन किया या दिमाग लगाया? सर थ्योरी में क्या पढ़ा था आपने? थ्योरी में क्या पढ़ा था आपने? जितना ज्यादा डेट आएगा इक्विटी कम होगा, और इक्विटी कम होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? मेरा ये नेचुरल है। अगर आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, कान में थोड़ा सा कुछ कॉटन वॉटन लगा बैठो। एक्साइटमेंट क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट से ही पढ़ाऊंगा। आता है तो एक्साइटमेंट से पढ़ाते हैं, नहीं आता तो फिर वो देखो ना, आओ बैठो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये वाला नहीं हो पाता ना अपने से। हाँ ये सही है, लगा पूछ लेना नहाया था नहीं नहाया था, बाद में धुल के यूज करना। सुनाई दे रहा, आवाज आ रही है? भाई एक बात बता, कहती एक्साइटमेंट, अरे एक्साइटमेंट मतलब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है यार ये करना। एक्साइटमेंट अगर हमने दिखाएंगे तुम कहाँ एक्साइटेड होगे भाई? ये जो है ये कहां से आया? ये आपका कंसेप्ट ही था सर कि जैसे जैसे आप डेट को इंजेक्ट करोगे फॉर्म में, आपका के ही बढ़ेगा, केडी कांस्टेंट। यही तो पढ़ा। अब अगर ये भी नहीं याद रहता थ्योरी खत्म थी। अगर ये नहीं होता, अगर ये कम आ जाता तो अपने हिसाब से अपनी थ्योरी क्या हो गई थी? फेल्ड थी। समझ आ गया? यही था तुम्हारा नेट इनकम अप्रोच। बच्चा पार्टी नेक्स्ट वाले पे जाओ। ये देखो चिल्लर पार्टी नहीं पे, देख इधर, एम्पल लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, व्हाट इज दैट? अरे एक सेकंड, मैंने ना EBIT अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट को नेट ऑपरेटिंग इनकम लिख दिया, सॉरी। वेट, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये इनकम आफ्टर क्या था? इंटरेस्ट था। EAI इनकम आफ्टर इंटरेस्ट था। EAI लिख देना बेटा उसमें। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट लिख देना। और नेट ऑपरेटिंग इनकम तो ये था ना यार, ठीक है ना? ऑपरेटिंग इनकम मतलब इंटरेस्ट से पहले का, ठीक है ना? ये EBIT दिया कितने का? तो फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? करेंटली द फर्म एम्प्लॉयज कितना डेट? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? आपको क्या निकालना है? और कोई एक निकल आएगा तो दूसरा तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ना। अरे वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हारा आ नहीं गया? वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगा? EBIT 5 लाख डिवाइडेड बाई KO। KO कितना है बेटा? कितना आ गया? ये इक्वल मत प्रेस करना। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15%, इक्वल प्रेस मत करना, आंसर बदल जाएगा। ये आया ना? अब 0.33 भी है तो वो ठीक है। 33,33,333 रुपए, ठीक है सर। ये क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ डेट कितना है सर? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ। वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस करो ना। आ गया ये? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा सर? हाँ बोलो बोलो। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए डिवाइडेड बाय क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100।
सर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? ये तुम्हारा इतना है और 10% का इंटरेस्ट रेट है और 15 लाख, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। जिसको नहीं आया बताओ मुझे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया तुम्हारा? 18,33,333, 18,33,333 और मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना कर लो, आ गया आंसर। ये दोनों आ गए। मतलब 19% अप्रोक्स कह सकते हैं। देखो सही आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, एकदम परफेक्ट। 19.09 सही है। हाँ, फॉर्मूले को यूज करो, दिमाग नहीं ज्यादा चलाओ, जो बताया उस पे काम करो। देखो कई बार होता है कि हमें तभी इतना थोड़ा तुरंत दिमाग तुरंत तुरंत चलने लगेगा। तुम मुझे बताओ पहले तो, और बाकी लोग बातें बंद कर लो, थोड़ा सा बाकी बातें थोड़े बंद कर लो। और अगर कोई ऐसा है बात कर रहा है ना और तुम्हें इरिटेशन हो रही है, तो उठ के मार दो थप्पड़, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ तो कोई नहीं, मार दो, बाकी मैं देख लूंगा। मैं क्या देख लूंगा? बाद में जब वो तुम्हें पेटेंगे तो वो भी देख लूंगा। देखूंगा, अब देख तो सकते। नहीं नहीं देखो, कुछ भी होगा यार, मैं देख तो लूंगा ना। अभी अभी पिटेगा तू। इधर देखो। अच्छा देखो, सुनो ध्यान से, इरिटेट कर रहे हो आप लोग। यही ना, यही ना, इसी को पीटूंगा मैं पहले। वो कह रही है यही बोल रहा है ज्यादा। हाँ तो मत बोलो, इधर बोलो। अरे मर्जी तेरी, मेरी चलेगी अभी फिलहाल, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से नहीं इधर। हाँ ऐसे बोल, जवाब नहीं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। एग्जैक्टली, इधर देखो। अब सुनो ध्यान से सभी लोग। एवरीवन, एवरीवन जस्ट लिसन टू मी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं। नहीं आया ना? जिनका जिनका नहीं आया सुनो ध्यान से एकदम, और उन दोनों को इग्नोर करो। चलो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जय और वीरू। नहीं बोलना तो ज्यादा था बसंती और धनो, लेकिन फिर मजा नहीं आता ना। जय और वीरू सही लग रहा था, सही है ना जय और वीरू? अबे यार शर्मा आ गया। देखो इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे को क्या क्या दिया? ये इतनी इंफॉर्मेशन से पहले तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे से पहला इंफॉर्मेशन क्या मांगा है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, अरे वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या था? केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या दोनों अवेलेबल है? तो अंधाधुंध काम करो ना, जब अवेलेबल है तो डायरेक्ट लगाओ फिर। और पहले एक चीज तो निकालो, दूसरे के पीछे क्यों पड़ रहे हो? वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा ना 5 लाख डिवाइडेड बाय 15% आएगा नहीं? ये 33,33,333 आ गया। अब अपने को दूसरा क्या मांगा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अपने को पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे नहीं आएगा, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस, बताया था नहीं बताया था? ये तुमने निकाल लिया 33 लाख समथिंग समथिंग, ये तुम्हें निकालना है। और ये वैल्यू ऑफ डेट, तो भाई माइनस करके आ जाएगा ये माइनस करके वैल्यू ऑफ इक्विटी यही आएगा। बोलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी यही आएगा। हाँ इस इधर नहीं यार, सही तो कर रखा है। कोई नहीं यार, मेरे को आ गया ना, फाइनली समझ में आ गया ना तुम्हें। अब बताओ, अब कौन बोल रहा है? देवी जी अब कौन बोल रहा है? आप सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो आप? तो हम वेट तो कर रहे हो, जल्दी बताओ ना कितना आया वैल्यू ऑफ इक्विटी? यार 18 लाख आ गया ना। उसके बाद ये होता है ना फॉर्मूला। अरे फिर लड़ रही है, छोड़ दे बेटा, इधर ध्यान दे। ये क्या चल रहा है तुम लोगों में? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ तुम पढ़ने आए थे ना बेटा, 4 दिन घूम के आए हो तुम ना, 4 क्लास छोड़ के पढ़ने आया था मैं। हाँ अर्निंग देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट वैल्यू ऑफ फर्म
सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला देखोगे इधर लिखा था मैंने क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या ये कह सकते हो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या, यही था ना, यही था ना। तो अगर हमें के ही निकालना तो अब इस फॉर्मूले को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या, ऐसे ट्रांसफर करो, क्रॉस ट्रांसफर हो गया, ये क्या बन गया, के इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये सब लिखा करो ना फॉर्मूला वगैरह जो बना रहा हूं, आप लिखा भी तो करो। अब हर चीज बोल के नहीं लिखवाऊंगा, मुझे लगता है ये मेरे लिए और कुछ बच्चों के लिए आसान है, जिसको लग रहा है ये मुश्किल है लिखना लो ना अपनी नोटबुक पे, नोटबुक में जगह तो बहुत होगी, बुक पे लिख लो, नोटबुक में जगह नहीं है, नहीं तो एक काम करो गजनी की तरह लिख डालो अपने हाथों पे, पूरे बॉडी पे लिख डालो पूरे फॉर्मूले। हाँ नहीं लिख डालो, बाल तो बेटा वो तो अभी कहीं भी हो जाएगा सेट, उसकी टेंशन छोड़ दो। अगर बदमाशियां नहीं कम हुई तो घर पे फोन कर दो, पापा ही सेट कर देंगे। लड़ाई करने नहीं आया बेटा, ये गलत बात है। हो गया ये शीतल, हो गया तेरा, आ गया 19.09, ठीक है पक्का, नहीं आया हर्ष, आया नहीं आया कि तेरा नहीं आया, पक्का ना, कसम है राहुल गांधी की तुझे, अरे झूठ बोल रही होगी तो वही मरे, आ जा इधर आ जा, पीयूष फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, क्यों इरिटेट कर रहा है उसको, तो बोलने की जरूरत क्या है उसको, अगर तुम्हें लगता है तुमसे उसका नहीं बन रहा है सही से, क्यों इरिटेट कर रहा है, गलत बात है ना यार। और तुझे बेटा इग्नोर करा कर चीजों को, हर चीज को सीरियसली नहीं लेता, मुझे पता है, मुझे पता है, वो करने दो। अगर हर चीज को हम सीरियसली लेने लगे इसका मतलब सामने वाला हमें, मैं वही कह रहा हूं ना, तो तुम इधर फोकस करो, छोड़ दो उसको, मानो वो है ही नहीं, है ना, he is not existing in this world, है ना, इनविजिबल है ये, चलो ठीक है, छोड़ दो, इग्नोर करो। देखो अगर अगर मुझे आ गया गुस्सा ना, तो फिर वो सबके लिए दिक्कत हो जाएगा। अभी बड़े प्यार से बड़े आराम से समझा रहा हूं, समझ जाओ। और ऐसा ही माहौल चाहिए जब अभी बना हुआ, जब पढ़ा रहा हूं तो चुपचाप पढ़ो, मस्ती करने का मौका देता हूं जितना, उतना लिमिट में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप शुरू हो जाओ एक दूसरे की कुछ भी चीजें शुरू कर दो, एक दूसरे की खिंचाई शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। अगर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आ रही है तो स्टॉप देयर, वहीं पे चुपचाप अपने काम पे लग जाओ, दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई आपको झेले और आपको बर्दाश्त करे, या आप हर किसी को बर्दाश्त करो। हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस होता है, हर किसी की अपनी लिमिटेशन होती है। अगर उसको नहीं पसंद आपसे बात करना है, आपकी बातें नहीं पसंद आ रही, तो आपको ही रुक जाना चाहिए, बात खत्म। चले, आई होप आई एम 100% क्लियर। बेटा लड़ाई का माहौल नहीं होना चाहिए, पढ़ने आए दोस्त, अभी चार आधे घंटे बाद फिर एक साथ बैठे मिलोगे, और अभी वही आधे घंटे के पहले जो लड़ाइयां कर रहे हो वही कहीं बढ़ गई तो फिर जिंदगी भर के लिए मनमुटाव बिना मतलब का बना रहेगा। छोटी सी बात है, बचपने वाली हरकत कर दो, इतने बड़े होने के बाद भी तुम लोग। अभी यार केजी प्ले वे ये सब बच्चे तो नहीं हो ना, सुधरो यार, ये सब फालतू बातें कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सोच लो सीएस एग्जीक्यूटिव, और बातें 8वीं 9वीं वाले बच्चों वाली। अगर वो मना कर रही है मत बोलो तो फिर भी बोलेगा, और फिर वो इरिटेट भी ना हो, ये तो वही बात हो गई ना कि मैं तुम्हें जहर पिलाऊंगा। कुछ भी बोला होगा वो वही धीरे बोल, मुझे भी सुनाई नहीं दिया लेकिन बोला तो वही होगा ना। हाँ ये गांव की, ये मोहल्ले की आंटी, इसको सारी खबर चाहिए। चलो इधर देखो, नहीं देखो किसी के साथ हो सकता है, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मत करो ना, बात खत्म। पीयूष उधर आना पड़ेगा पहली बार, ठीक है बेटा, चिल फील करो, छोड़ दो, ध्यान दो पढ़ाई पे। हेलो, छोड़ देखो, इससे तुम्हारा मेरा सबका टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। अब याद ध्यान दो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, देखो ध्यान से इधर। एस कोड वर्ड इग्नोर करो, कोड वर्ड कोई यूज नहीं करोगे, जो मैं बता रहा हूँ के ई, के डी, के ओ, यही केवल स्पेशली कोड वर्ड यूज करो, बाकी कोई यूज मत करो। एस डी ये सब कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, पक्का? हाँ वो इग्नोर कर दो, इग्नोर। मैंने इसको भी यही बोला, इसने एस का वैल्यू क्या ले, मैंने कहा एस डी बी सब खत्म, नॉर्मल नाम यूज करो, ठीक है। A limited and B limited are identical except for capital structure. A limited और B limited दो फर्म्स हैं, दोनों एक जैसी ही हैं, बस इनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। A limited हैज, देखो ध्यान से बेटा, सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, बातें नहीं, फोन रख दो। A limited हैज 50% ऑफ डेट एंड 50% इक्विटी, अपना हो गया एक। B के पास क्या है, 20% डेट, 80% इक्विटी। अच्छा याद रखना, अगर इसके पास 100 रुपए है तो दूसरे के पास भी कितना है, क्योंकि क्या बोला, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे है, तो अपने हिसाब से इन्होंने बना रखा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है जो कंटेंट है, लेकिन टोटल एक ही ऐसे। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल द परसेंटेज आर इन द मार्केट वैल्यू टर्म्स। मैंने तुम्हें बोला बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ भी यूज करने को बोल सकते, इसने बोला मार्केट वैल्यू पे ले जाओ। The borrowing rate of both the companies is, borrowing rate क्या होता है सर, बहुत अच्छे। And is a no tax world दुनिया में टैक्स नहीं है, मतलब जो अभी इनका थ्योरी का अजम्पशन था। क्योंकि मजे की बात बता दूं, अगर यहाँ पे टैक्स रेट दे देता ना तो ये तुरंत बन जाता है एमएम अप्रोच। अभी मैं जब उसके बारे में आऊंगा ना एमएम अप्रोच पे, तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एंड कैपिटल मार्केट्स आर एज्यूम टू बी, मतलब तुम्हारे पास डेट अवेलेबल है, टेंशन मत लो। पहला, इफ यू ओन, तुमने क्या ले रखा है, 2% शेयर ले रखे ए लिमिटेड के। डिटरमिन योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी, मैंने गलती से ईबीटी को बता दिया था, ईबीआईटी है नेट ऑपरेटिंग इनकम। कितना सर, 3,60,000। एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, केओ, ठीक है। आपको क्या निकालना है सर, ये तो पता नहीं, नहीं पता ना। आपको क्या पूछा है कि अपना रिटर्न बताओ कितना तुम्हारा एक्सपेक्टेड है, तो भाई निकालोगे के ही तभी तो आएगा, बोलो। और नीचे बोल भी रहा है कैलकुलेट द एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब घूम फिर कर बात वही आ गई। वो दो बार मतलब दिखाना पड़ेगा, लिखना तो दो बार पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले केस में ए के लिए बोल रहा है, ए के लिए बोल रहा है, बताओ पहले मुझे बताओ, अब इसमें क्या चीज डायरेक्टली निकलने का ऑप्शन दिख रहा है, जिस इतने पॉइंट से सर, ईबीआईटी मिल गया, केओ मिल गया, क्या आ जाएगा सीधा सीधा बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म, फटाक से निकाल लो। एवरीवन जस्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे निकाल लो, रफ ले लिख लो, कहीं लिखो, बस करो इसको। 2 लाख, 20 लाख, 20 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, पक्का, सोच लो। तो बेटा एक बात बताओ, मिस्टर जो ए लिमिटेड था उसमें डेट परसेंटेज क्या था, यानी जिसका अगर 50% डेट होगा, 10 लाख, इक्विटी 10 लाख, क्या बात है, इक्विटी 10 लाख हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख का 2%। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आया ना, के ही निकालो, के ही निकालो, के ही निकालो, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। भाई एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी, अच्छा एक बात बताओ मुझे, वैल्यू ऑफ इक्विटी तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्योंकि अगर ओवर के वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 20 लाख, 50% डेट फाइनेंस है, तो इक्विटी कितनी होगी, 50% इन 20 लाख, 10 लाख। अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया तो बस बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताओ मुझे।
सर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केई। तो बेटा केई का फॉर्मूला बताओ मुझे। सर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा रेट निकालना था इसलिए 100 अपने आप कूद पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, यही है। सर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपका ईबीआईटी कितना था सर? 360, सॉरी ईबीआईटी 360 और 50% डेट फाइनेंस है। 50% डेट फाइनेंस यानी 10 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है 8% लेना है। ये 360 है, सॉरी ये 3,60,000 था, फिर से लिख देता हूं, ठीक है। ईबीआईटी था 3,60,000 और 10 लाख का 8% तुम्हारा इंटरेस्ट जाएगा। सर 10 लाख कहां से आया? ये रहा वैल्यू ऑफ डेट। जिनको नहीं समझ में आया बता दो मुझे। मार्केट वैल्यू अप्रोच लेना, मैं मार्केट वैल्यू पे ही हूं, नहीं बोलता तो भी यही लेके चलते। वैसे तो डेट कितना है? 10 लाख। बोला ना 10 लाख, कैसे आया 10 लाख? सर 50-50 का गेम था ए का। आप क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन का क्या है? ये प्रोफाइल है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली आपका। प्रोफाइल से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां कहता है ए लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर 50-50 पे काम कर रहा था। अगर आपने वैल्यू ऑफ फर्म निकाला ए लिमिटेड का तो आया 20 लाख। ये आपका सबका आया होगा ये इजीली। और 20 लाख में कहता है 50% डेट हो जाएगा, 50% इक्विटी। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो? आई डोंट थिंक सो। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी? सर वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ये होता है, देखो ध्यान से बच्चे, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, फोकस करो इधर। देन इधर से इधर ट्रांसफर किया, कोई दिक्कत? अब सर अपने को अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 360। अब 10 लाख का डेट था और उसमें बोला है कि दोनों कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? तो भाई 10 लाख का 8% कितना होता है? यहां से माइनस कर। पीयूष जवाब भी चाहिए बेटा, कितना आया? 2 लाख। तो अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे पुट करूं वैल्यू, ध्यान से देखो, के ही निकालना है, 2 लाख और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था? तो क्या आ जाएगा? 28%। अब मुझे बताओ सब कुछ तो निकल गया, क्या उसका रिटर्न नहीं निकल पाएगा इतने पे? बोलो। हालांकि तो वो तुम्हें आ ही गया था, वो तो इजिली आ जाना था। बोलो 280 का 2% तुम्हारा आता ना, 2% तुमने इन्वेस्ट किया था शायद, 2% शेयर ऑन किया था, तो तुम्हारी रिटर्न कितनी आएगी? 280 का 2%। ये तो तुम्हें दिक्कत नहीं दे रहा था। दूसरा सवाल क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, वो भी निकाल दिया मैंने। सिंपल है। क्वेश्चन इजी था, इजी था। 20 लाख का वैल्यू ऑफ फर्म निकाला। यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन बनाना तो यहाँ लिख भी दिया करो, ये सब वर्ड आप यूज कर लेना, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये सब आप यूज कर सकते हो। अच्छा एक पार्ट और था क्वेश्चन का, सॉरी आई फॉरगॉट, एक पार्ट और था क्वेश्चन का, ये था ना सर। सर 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 इधर इधर बात है नहीं, इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखो बी लिमिटेड हैज द सेम एनओआई, यानी गुड, समझ में आ रहा है ना कि ऐसी? हाँ ये सर चल रहा है, गुड। डिटरमिन द इम्प्लाइड, यानी क्या? एनालाइज व्हाई डज, ये अलग क्यों होगा? अब अलग क्यों होगा ये तो तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा, पहले निकालो। वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा बच्चा, वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम आएगा क्योंकि के, देखो ना व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? एनओआई अपन केओ। अब कुछ नहीं बोला तो मान लो सेम ही है केओ, ठीक है ना? बोलो तो कितना आ जाएगा? हालांकि अजम्पशन है, याद रखना, केओ सेम मान रहा हूं, अजम्पशन है, यही तो अजम्पशन है थ्योरी का, बता तो रहा हूं यार, मैंने भी तो वही बोला भाई सही है, वैसे दिमाग तेरा चला सही है, बट मैं वही बोल रहा था कि यहाँ केओ के बारे में अगर बात करोगे तो केवल एक का दिया है,
तो दूसरे का हम क्या मान रहे हैं, वही अजम्पशन ले रहे हैं जो आपने नॉर्मल थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है ना। तो केओ अगर सेम है तो क्या होगा सर, सेम आएगा, 20 लाख आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया, किसी बच्चे को कोई ऐतराज हो तो बता दो भाई कि ऐसे क्यों 20 लाख लिखा है, क्यों आया 20 लाख। सुनो अभी सभी लोग इधर ध्यान दो, सब लोग, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, एंड देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, 20 और 80। ये किसको दिक्कत दे रहा है बताओ, ये किसको दिक्कत दे रहा है 20-80 का रेशियो, सर अपने को तो नहीं देख रहा। अभी देखो ध्यान से, यहाँ बी लिमिटेड की बातें चल रही हैं सर, बी लिमिटेड, और यहाँ पे आया सर कितना, 20 लाख। ये क्या आया सर, वैल्यू ऑफ फर्म। सर यहाँ वैल्यू ऑफ डेट निकालो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आ गया 16 और ये आ गया 4। जिस बच्चे को दिक्कत हो बता, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया सर, बोलो बोलो, नहीं आया, पक्का है एवरीवन, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी से क्या निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी से क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। सर वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताओ सभी बच्चे, जोर से बोलो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलो, या फिर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्स वैक्स नहीं होता, सब सेम आएगा, डिवाइडेड बाई, नहीं इसका फॉर्मूला बोला तो केई, तो केई का फॉर्मूला बताओ जोर से, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बेटा इनटू 100 होगा, ये ऑब्वियसली है। ईएआई अगर निकल के आ गया तो काम हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, अब एक बात बता मेरे भाई, डेट का रेट तो यही था ना, 8% ही था, बताओ 8% दोनों में बोला था, और अपने पास इस फॉर्म में डेट कितना आया, 4 लाख का 8% कितना होगा, 32,000, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नॉर्मल चल रहा हो, कोई स्पीड नहीं, अभी स्पीड नहीं पकड़ी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या होगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, तो सर बिफोर इंटरेस्ट कितना था, 3,60,000, और माइनस कर दिया कितना, 32,000, कितना आ गया सर। अब जिस जिस बच्चे को दिक्कत आई बता दो मुझे यहाँ पे, पक्का है। वैल्यू ऑफ डेट कितना था, 4 लाख, वैल्यू ऑफ डेट 4 लाख कैसे आया सर, वैल्यू ऑफ फर्म से कितने परसेंट, 20%, 80%, तो 4 लाख का 8% कितना आ गया बच्चे, 32,000। अब इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 360, 32,000 का इंटरेस्ट हटा दो, कितना आ गया, मजा आया, 328, 328 से अब निकालो ना, फिर ये वैल्यू पुट करो यार, 20.5%, 320, देखो लिख के भी दे दे रहा हूं, देखो डिवाइडेड बाई, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी या दिक्कत आ रही है वो तुरंत बताओ मुझे, कितना है बेटा, 20.5। सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया, पक्का है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो इस क्वेश्चन को लेकर, एवरीवन, ठीक है। अभी ठीक है ना, तुम लोगों का माहौल ठीक हो गया ना, ठीक है ना, नॉर्मल है ना, क्या हुआ, ठीक है ना, स्ट्रेस नहीं लो बेटा, कोई चिंता नहीं है, दोस्त ही है, बच्चा है, क्या ही है, होता है ना, बच्चे सीरियस होते हैं, तुम्हारा क्लियर है, अच्छी बात है, सीखने के लिए, वाह। तुम दोनों को वैसे पूछ लेता हूँ, वैसे तुम लोग पता नहीं यही पढ़ रहे हो कुछ और पढ़ रहे हो, लेकिन समझ आया, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत आया, और वो जो कर रहे थे वो पूरा समझ में आया, जो कर रहे थे अभी इसके पहले, वो समझ में आया, मस्त है, बढ़िया, ये सही है। एक दूसरी क्लास पीछे पैरेलल दूसरी क्लास चलाते हैं दोनों, गेम वेम तो नहीं खेलते ना मैं बैठ के ना, बस ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते ना मुझे, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती बेटा, सच बोल रहा हूँ,
देखो, आगे बैठना छोड़ के पीछे जाके बैठे हो, बात एक दूसरे से कर रहे हो, तो इसमें काफी हद तक जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। थोड़ा फोकस करो जब मैं चिल्ला, मेरी आवाज तो वैसे पहुंचती होगी शायद। शायद इसलिए पूछ ले रहा हूँ कि भाई सर हो गया इतना। I'll take 10 more minutes to explain you about MM approach. MM अप्रोच नोट्स बनवा दूंगा, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में MM अप्रोच का काम हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात कर लेंगे। ट्रेडिशनल क्यों नहीं सर? अरे ट्रेडिशनल पे भी आऊंगा, वेट करो ना। क्यों ऐसा कर रहे हो सर? ऐसा मत करो सर, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि MM अप्रोच और NY अप्रोच में बस एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का सर? एक्स का। हटाना है, इम्पैक्ट दिखाना है, लाना है टैक्स। एक मिनट, MM अप्रोच दिया कहां से भाई? अच्छा ये रहा। मोदी गिलानी, ना तो मोदी है ना तो गिलानी है ना? बस मोदी और गिलानी दोनों को अलग अलग देखो, एक साथ देखो। और साथ में दूसरा बंदा आ गया, कौन? मिलर। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। अब भाई सर एक बात बताओ, क्या इनका नाम याद करके हमें कुछ मिलना है? यार मिलना तो है ना, नाम तो याद रखना। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये वाला नाम याद रख लेना। कब दिया था ये थ्योरी? भाई देखो ये ना, इतिहास की बातें बड़ी अच्छी करी इन्होंने, है ना? जो काम की बात होती है उसी में गड़बड़ कर जाते हैं, बाकी बात तो देखो कितनी अच्छी बात करी, सच्चा इतिहास लेकर आया। 1958 में ये थ्योरी आई थी। नाम देखो पूरा, मतलब पूरा सोशल मीडिया गूगल से सर्च करके लेके आया ये, या कहीं से छापा, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमारा फर्क क्या पड़ता है जब काम की बात अच्छी लिखी हो, क्वेश्चन एकदम सही हो, उस पर ध्यान नहीं रहता। चलिए, MM अप्रोच और इसमें क्या इंप्लीकेशन, क्या डिफरेंस है? वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोनों में अंतर क्या है। टैक्सेशन इफेक्ट, ये मॉडर्न थ्योरी एक तरह से है। हम मॉडर्न, हाँ मॉडर्न ही है भाई, ये मॉडर्न ही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चले, ओके, सो राइट डाउन अबाउट दिस हेडिंग दो, MM अप्रोच, या और ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लेना, मोदी गिलानी, स्पेलिंग सामने आप पे, मोदी गिलानी, गिलानी मतलब गिलानी बोलते, वैसे गिलानी वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, बट इट डजंट मैटर, दोनों लिखा जाता है। गिलानी बोलो गिलानी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? आदत से मजबूर हो गए ना, गिलानी गिलानी मजाक बनाते बनाते। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। चले, ये स्पेलिंग नहीं दिख रही? दिख रही ना? पक्का? इतनी उंगली है? अच्छा ये नहीं दिख रहा, ये भी तो है ना ना, मैं तो ऐसे पूरा हाथ दिखा रहा हूं ना। चलो कोई नहीं, बदमाश क्या बातें करेंगे वैसे अभी, हर हर तुम। अच्छा हाँ लड़ लो, शुरू हो गया, शुरू हो गया, कम ऑन, तारा सितारा शुरू हो जाओ। आओ इधर आओ, हाँ मीम्स देख देख के आ रहे हो ना तुम लोग, है ना? बेटा हरकतें यही रही ना तो तुम लोग केवल एस कर लो, बाकी तो तुम पहले से ही हो। समझ आने में टाइम लगता है बेटा। कोई नहीं, इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना था, है ना? इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना था, इधर आइए। इतना अगर ध्यान से ना कॉपी पे एक्सप्लेन करके लिखते तो शायद नंबर और अच्छे आने शुरू हो जाते। बदमाश, चल इधर देखो, इस एक्सप्लेनेशन में देखो आंटी को। आइए, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय, लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है, ये लाइन स्किप कर दे। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय मोदी गिलानी एंड मिलर, ठीक है, कोई मतलब तो नहीं, नाम ही वही है। आगे लिखो, दिस अप्रोच इज similar to NOI approach. NOI not AI, NI नहीं, NI अलग था, NOI approach
आगे फुल स्टॉप देखिए, इट स्टेट्स दैट सेम लाइन, द कैपिटल स्ट्रक्चर, it states that the capital structure doesn't affect the value of business. Doesn't affect the value of business when there are no taxes. Where are there are no taxes. जब टैक्स नहीं होगा तो वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी. अभी पढ़ा हमने एनओआई, तो ये कहता है एनओआई बिल्कुल परफेक्ट है. बट आगे लिखो, बट when there are taxes, a business with debt. भाई देखो, मैंने बोला या तो इक्विटी केवल हो सकता है, या तो क्या होगा, डेट प्लस इक्विटी, ये दोनों होगा. तो डेट और इक्विटी, जिसके पास डेट होगा उसकी बात हो जाए. बिजनेस विद डेट will have a slightly higher value क्यों होगा ऐसा? जिसके पास डेट है उसकी वैल्यू हायर क्यों होगी अगर टैक्स होगा तो? क्योंकि डेट वाले में क्या होता है, टैक्स सेविंग होता है. सर आपको समझाया था कि अगर डेट होगा, देखो तुम्हारी एबीआईटी है, बिल्कुल सही है, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग डेट, तो यहाँ इंटरेस्ट जीरो, सुनो ध्यान से. फिर क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स सेम आएगा. यहाँ मान लो 10 रुपए था तो यहाँ भी 10 रुपए आएगा. ठीक है. फिर क्या होगा, टैक्स मान लो 50% टैक्स, सिंपल फ्लैट रेट टैक्स का, तो क्या आएगा, 5 रुपए. बचेगा कितना? अगर इंटरेस्ट है मान लो 2 रुपए का इंटरेस्ट मान लेते, तो ईबीआईटी 10 रुपए रखता हूँ, इंटरेस्ट कितना, 2 रुपए, तो यहाँ कितना आया, तो यहाँ क्या आएगा, 4. और फिर क्या बचेगा, यहाँ 4. तो स्लाइटली यू विल हैव अ हायर वैल्यू, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे अल्टीमेट इफेक्ट कितना पड़ा, और जबकि हमारा यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा था भाई. अगर यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ पे कितना, 1 का है. तो बेसिकली यू आर हैविंग सम टैक्स सेविंग. तो डेट से क्या होता है, हमारा टैक्स सेविंग होता है, जिससे इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्म की हायर मानी जाती है. अरे इक्विटी में वैसे कॉमन सेंस लगाओ, इक्विटी में केवल इक्विटी रहेगा तो रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हो, कम ज्यादा, इक्विटी में रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, और डेट इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा कम हुआ नहीं हुआ. जितना डेट होगा इन्वॉल्व, वो शेयर हो जाएगा ना, रिस्क कम होगा तो रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या होगी, हायर होते चली जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म. अब कैसे होगा वो मैं करके दूंगा, चिंता मत करो. इतना लिखा, क्या लिखा, लास्ट वर्ड क्या था, स्लाइटली हायर वैल्यू. आगे लिखो, फुल स्टॉप देखे, द वैल्यू वुड बी हायर. लिखो अभी सब समझा देता, सब लिखवा देता हूं, सब बता देता हूं. द वैल्यू विल बी हायर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग. By the amount of tax saving on interest cost. ठीक है, क्लियर है इतना? अब सर देखो, यहां पे हमें लिखना है, 2 चीजें लिखनी है उसके नीचे. वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ अनलिवर्ड कंपनी. अनलिवर्ड मतलब इसके पास लीवर नहीं हो, अरे लेवरेज नहीं हो. अनलिवर्ड मतलब लेवरेज नहीं हो. कौन सा लेवरेज की बात हो रही है, फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज कब नहीं होगा,
इंटरेस्ट नहीं होगा और डेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब लिख सकते हो जीरो डेट, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ये जीरो डेट, वरना तुम्हें ये वर्ड याद रखना चाहिए, अनलिवर्ड फॉर्म। क्या होगा, EBIT फॉर्मूला तो वही होगा ना, इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई KO, ठीक है। बेसिकली KO क्या होगा, KO का कोई लॉजिक है, KO क्यों लिखेंगे, KO है ही नहीं ना, क्या होगा, है ठीक है। जब डेट होगा नहीं तो KO के एक ही बात हुआ ना, लिख देना KO इज इक्वल टू KE, या लिख देना इन दिस केस KO इज, ये एक बॉक्स में कर देना पूरा, ये KO इज इक्वल टू KE, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, तो मैंने फॉर्मूला इस हिसाब से कर दिया, तो दिक्कत बोलो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म, लिवर्ड फॉर्म में क्या आएगा सर, लिवर्ड फॉर्म में क्या बढ़ जाएगा, डेट आ जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो अभी तुमने अनलिवर्ड फॉर्म पढ़ा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, इसमें क्या चेंज होके आएगा, तो प्लस कर देना टैक्स सेविंग, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है सर, बोलो। अनलिवर्ड फॉर्म और लिवर्ड फॉर्म, लिवर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा सर, डेट और इक्विटी दोनों बोलोगे, केवल डेट नहीं बोलोगे, याद रखना, तो डेट और इक्विटी दोनों हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका केवल और केवल इक्विटी फाइनेंस है, तो आपका ये रहेगा, और जब डेट आ जाएगा तो उसमें क्या एडवांटेज आ जाएगा, टैक्स सेविंग का, क्या नहीं आता, पक्का। अब इतना लिखने के बाद देखो, इसको एक बॉक्स में करना था, इसको एक बॉक्स में करना था, उसके बाद आगे लिखोगे, आगे लिखे, it further added that, हाँ लिखना है, added that the value of business remains unchanged अब ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कैसे होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड एज एवरी पर्सन मतलब यहाँ इन्वेस्टर से लगाना, एवरी पर्सन ब्रैकेट में इन्वेस्टर वर्ड जरूर मेंशन कर देना तुम्हारे समझने के लिए, इन द वर्ल्ड every person in the world is an arbitrator, देखिए तो क्या होता बता देता हूं, आर्बिट्रेटर मतलब जो रिस्क मैनेज करने की कैपेसिटी रखता, हर कोई मतलब बोलते हैं रैशनल, वर्ड्स में रैशनल समझदार होता है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो सोच समझ के करेगा, तो वही चीज है, हर कोई सोच समझ के ही करता है इन्वेस्टमेंट, तो वही बात बोल रहा है कि प्रैक्टिकली जो ओवरऑल जो बात करोगे तो वो अनचेंज ही रह जाता है, ठीक है ना। आगे लिखो, द चेंज इन द, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस will always be temporary, ठीक है, हो गया। क्यों टेम्पररी, सर एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, ये दोनों कंपनी चलाते हैं, इसकी कंपनी अभी बहुत फायदा दे रही है, इसकी कंपनी अभी कम फायदा दे रही है, किसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, गौरव या साहिल, गौरव की कंपनी धीरे धीरे डाउन हो गई,
एक तीसरी कंपनी आ गई है, वैसे इसकी कंपनी तो अक्सर गायब रहती है, लेकिन ये कंपनी अगर आ गई मान लो तीसरी, रजोतिया एंड सन्स, रजोतिया लिमिटेड, ठीक है, ये ग्रो करना शुरू कर दी, ये उसी पे स्टेबल है और ये थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करके इसके ऊपर आ गया। आप बताओ क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? रजोतिया में चले जाएंगे, वो वही रहेगा, कोई और तीसरा बढ़ने लगा, क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, रिश्तेदारी थोड़ी ना मेरी तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, जो ज्यादा अच्छा होगा वहीं जाएंगे। यही होता है आर्बिट्रेजर का मतलब। हम क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। कहां से कहां शिफ्ट करेंगे? हाई पे, लो से किधर जाते हैं? हाई पे। तो ये शिफ्टिंग हमेशा चलती है। तो जब भी भाई साहब अभी अच्छा कमा रहे थे, कुछ दिन बाद अगर इनसे अच्छा कोई बनेगा तो हम क्या करेंगे? उधर शिफ्ट कर जाएंगे। नहीं होता क्या? बोलो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जो ये ग्रोथ है ये टेम्पररी है। लेके आगे, अब आर्बिट्रेज वर्ड यूज कराया तो लिख लो, आर्बिट्रेज रेफर्स टू shifting from high value firm, अच्छा ये बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, हाई वैल्यू फर्म किस बात पे बता रहा हूँ? हाई वैल्यू फर्म टू लो वैल्यू फर्म। लिखो बे, एक्सप्रेशन मत दो सर, अभी तो कह रहा हाई से लो, फायदे का होगा वहां पे। हाई वैल्यू फर्म टू लो वैल्यू फर्म हैविंग सिमिलर ईबीआईटी। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर उतना ही कमा के दे रहा है जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कमा के दे रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा सेफ है? छोटे वाले में, क्योंकि रिटर्न तो उतना ही आएगा। भाई एक बात बताओ, ये भाई साहब 300 करोड़ रुपया साल का कमाए हैं और इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आया है 30%, और ये मेरे रिटर्न लेके आए हैं मेरे लिए 40% का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है और कमाया कितना है? इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, इसने कमाया 30%। अब बताओ कौन सा बेटर है मेरे लिए? ये ज्यादा अच्छा नहीं है? बोलो भाई, लो तो है, बोलो। वैल्यू ऑफ फर्म तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंडेंट करती है ना। बस जो भी है, हम हमेशा क्या करते हैं, जहां लोअर लेवल की फर्म है बट अगर ईपीआईटी उसका टॉप लेवल फर्म के बराबर है, तो मुझे ज्यादा सही है यहां पे इन्वेस्ट करो ना, क्योंकि हाई वैल्यू फर्म में क्या होगा, इन्वेस्टर्स ज्यादा होंगे, वो बढ़ जाएगा ईबीआईटी। लो वैल्यू फर्म में इन्वेस्टर्स कम होंगे, मेरे को ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली हमारा तो फायदा है, यही बता रहा था, हमारा पर्सनल हाई वैल्यू रिटर्न मिलेगा मुझे। ठीक है ना? बोलो, यही है आर्बिट्रेज। और ये क्यों होता है? ये आर्बिट्रेज वर्ड यूज होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो आगे एक भी लाइन ये भी मेंशन कर दो, उसके बाद खत्म करते नोट्स को। क्या लिखा? सिमिलर ईपीआईटी लिख लिया। देयर बाई आगे कॉमा देखो, सिमिलर देयर बाई मिनिमाइजिंग द मैक्सिमाइजिंग, नॉट मिनिमाइज, मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न without undertaking any additional risk, क्लियर? पक्का यहाँ तक? ये तुम्हारा एमएम अप्रोच का क्या था? थ्योरी का नोट्स था, नोट्स बना दिया। अब आगे जो कहानी है, ठीक है ना, वो हमें नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह के साथ करना, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और ट्रेडिशनल भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्रिटिसिज्म वगैरह तो देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है।